नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 की भारत की विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ सामने आ चुकी है। जैसा कि वित्त वर्ष 2022-23 की जीडीपी ग्रोथ 13.5% है, जो कि बीते तिमाही से कहीं ज़्यादा है। जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक में भारत का विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ कुल 4.1% थी। वही वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही का विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ कुल 13.5% है, जो कि बीते वित्त वर्ष 21-22 से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वित्त वर्ष क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जैसे अनेकों विषय के बारे में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि पहले बात करेंगे वित्त वर्ष के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को ही वित्त वर्ष कहा जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और वित्त वर्ष को 3-3 महीनों के अंतराल में बांटा गया है। जैसा कि वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 13.5% दर्ज की गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यह इस वर्ष का सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है, यानी कि वर्ष 2022-23 का। जैसा कि वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही का जीडीपी ग्रोथ 4.1% था, उसके मुकाबले में वर्ष 2022-23 का जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इन सबको देखते हुए आइए जानते हैं कि आखिर जीडीपी क्या होती है। जैसा कि आपने कई बार कई लोगों से जीडीपी के बारे में सुना होगा कि देश की विकास दर को नापा जाता है, तो ऐसे में आइए जीडीपी को समझते हैं कि आखिर जीडीपी क्या है। जैसा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जैसा कि जीडीपी के बारे में कहा जाता है कि किसी देश का एक वित्त वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच देश में उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को ही जीडीपी कहा जाता है। जैसा कि जीडीपी देश के सीमा के अंदर की ही वस्तुओं को लिया जाता है और साथ साथ इसमें विदेशों से जो आय देश में आ रही है उसको भी शामिल किया जाता है। साथ साथ इसमें अंतिम मूल्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको यह भी बता दें कि जब आप किसी देश की जीडीपी देखते हैं तो ऐसे में जितना भी किसी देश की जीडीपी होती है उसका पूरा प्रयोग वह देश नहीं करता है, बल्कि जीडीपी यह दिखाने का प्रयास करती है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, देश में कितनी सेवाओं का कितना उत्पादन हो रहा है। यह जीडीपी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कोई भी कंपनी किसी देश में यदि वह आना चाहती है तो ऐसे में कंपनी सबसे पहले उस देश की जीडीपी ग्रोथ देखती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी भारत में आती है, भारत के भूभाग पर अपने कंपनी को खोलती है। एक वित्त वर्ष के बीच में जितना भी उत्पादन करेगी या लाभ कमाएगी उसे जीडीपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन कंपनी द्वारा जो भी लाभ कमाया जाएगा, जिस देश की कंपनी है वह लाभ उस देश में जाएगा। ऐसे में जीडीपी का पूरा प्रयोग तो देश नहीं कर पा रहा है। कोई बाहरी कंपनी यदि भारत में आ रही है तो ऐसे में वह जहां पर अपना प्लांट लगाएगी, ऐसे में वहां भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, प्लस वह भारत के ही भूभाग पर कंपनी खोलेगी तो ऐसे में उसका भी उसे किराया देना पड़ेगा। ऐसे में कुल मिलाकर के देश का फायदा होता है। लेकिन कंपनी जो भी लाभ कमाती है वह सीधे रूप से उस देश को जाएगा जिस देश की यह कंपनी होगी। जैसा कि कोई कंपनी वस्तु और सेवा को उत्पादित करती है, ऐसे में सरकार द्वारा उसी पर टैक्स लगा देना ही जीएसटी है, जिसे कि गुड सर्विस टैक्स के नाम से हम जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है जीएनपी की बात। तो जैसा कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसा कि जीएनपी के बारे में कहा जाता है कि इसमें देश की सीमा की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास के कई लोग विदेशों में जाकर के काम करते हैं। ऐसे में वह विदेश में जाकर के पैसे को कमाते हैं और कमा करके भारत में भेजते हैं। ऐसे में उसे जीएनपी में शामिल किया जाता है। लेकिन वही कोई विदेशी कंपनी जो भारत में आकर के पैसे को कमा रही है, लाभ कमा रही है, उसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। जैसा कि आपने ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे कई मोबाइल कंपनियों के बारे में सुना होगा। ऐसे में यह कंपनी भारत की नहीं है, लेकिन इसका प्लांट भारत में है। ऐसे में भारत के लोग ही इसमें काम भी कर रहे हैं। लेकिन कंपनी को जो भी लाभ होगा वह सीधे रूप से जिस देश की कंपनी है वहां पर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जीएनपी में भी होता है कि कोई भी भारतीय
जो विदेश में जाकर के अपनी कंपनी लगा है या खुद कोई काम कर रहा है, जो पैसा वह भारत में भेजता है उसे जीएनपी में शामिल किया जाता है और इसके साथ साथ भारत के लोगों द्वारा भारत में ही जो पैसा कमाया जाता है उसको भी उसमें शामिल किया जाता है। जैसा कि जीएनपी निकालने का आसान तरीका है कि आप जीडीपी में से विदेशी मुद्रा को निकाल दें, भारतीयों द्वारा विदेशों से अर्जित आय को जोड़ दे तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। जैसा कि आपने बेस ईयर का भी नाम सुना होगा, ऐसे में सोच रहे होंगे कि आखिर बेस ईयर क्या होता है। जैसा कि बेस ईयर उसे कहा जाता है जिस वर्ष में देश का विकास समान रूप से हुआ हो। जैसा कि वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत का बेस ईयर वर्ष 2011-12 है। जैसा कि बेस ईयर का जीडीपी में काफी रोल है। जैसे कि यदि बेस ईयर को कम लिया जाता है तब भी दिक्कत है और ज्यादा लिया जाता है तब भी दिक्कत है। इसलिए बेस ईयर उस वर्ष को लिया जाता है जिसमें विकास दर सामान्य हो। जैसे कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने बेस ईयर वर्ष 2020-21 लिया है, जीडीपी ग्रोथ मान लीजिए कि 2% थी, जो कि काफी कम था। ऐसे में अब यदि 2020-21 की जीडीपी ग्रोथ लेंगे तो अब जब पूरा बाजार खुल गया है तो ऐसे में 2% से जीडीपी ग्रोथ आगे ही बढ़ेगी। ऐसे में यह दिखेगा कि देश का विकास हो रहा है। यदि आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको 2019 में मिलेगा कि इसकी जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा थी। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।